दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स कमीशन की कोचिंग के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल दी थी जिसे आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद की है। दोस्तों आप लोग बहुत सारे चैनल को फॉलो भी करते होंगे, लेकिन वहां पर जो स्पेसिफिक मटेरियल होता है टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग किसी भी दूसरे कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, 100% यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत की बात की थी, उसी तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये प्राचीन भारत का ही पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हिस्ट्री है उसे 2 भागों में डिवाइड किया था, हमने 2-3 भागों में डिवाइड किया था। जैसे कि आपके पास प्रागैतिहासिक काल, फिर आपके पास ऐतिहासिक काल, और इसके बाद हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। प्राग ऐतिहासिक काल जिसे आपका प्री हिस्ट्री थी, प्रेटो हिस्ट्री थी और हिस्ट्री थी। दोस्तों ये जो सभ्यता है ये आदि ऐतिहासिक काल में रखी गई है, जिसमें हमें यहाँ पे लिखित रूप से प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। तो यहाँ पे उस समय जो लिपि थी उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि उसमें जो लिपि थी उनको अभी तक सही तरीके से पढ़ा नहीं गया। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास की प्राचीनतम काल की सभ्यता है। दोस्तों ये भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ दूसरी सभ्यताएं देखें, विश्व में दूसरी सभ्यता देखें तो समकालीन सभ्यताएं जो थी वो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। लेकिन जहां पे हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। दोस्तों इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे और वहां पे घाटियां थी, इसलिए वहां पे लोग बसे हुए थे। तो वहां पे इसी के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों इस सभ्यता को कांस्य युग में रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है? जैसे कि आप लोग प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस सभ्यता में लोग थोड़े डेवलप हो चुके थे। वो टीन और तांबा को मिला के चीजों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। टीन और तांबा को मिला के कांसे बनता है दोस्तों। तो उस समय अगर आप लोग देखें जब खुदाई हुई थी तो बहुत सारी चीजें कांसे की मिली थी, जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि कांसे की मिली थी, इसलिए इसे कांस्य युग में रखा जा सकता है, ब्रॉन्ज एज में रखा जा सकता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब खुदाई हुई थी तो सबसे पहले जो हमें प्लेस मिला था, सबसे पहले जो हमें स्थान मिला था वो हड़प्पा मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यहां पर हम लोग एनसीईआरटी की हेल्प से भी देखेंगे कि क्यों कहा जाता है। दोस्तों इसकी जो खोज थी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दैरम साहनी ने 1921 में की थी और हड़प्पा की खुदाई की थी। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने खुदाई की, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुदाई की थी। जैसे कि आप लोग देख लें, सबसे पहले जो इसकी खुदाई हुई थी वो 1826 में चार्ल्स मैनसन के द्वारा की गई थी। दोस्तों अगर आप लोग उस समय का टाइम देखें 1826, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये अंग्रेजों के समय का टाइम था। और 1826 में चार्ल्स मैनसन ने जब ये खुदाई की उसमें उन्होंने देखा वहाँ के जो लोग थे वो घरों में ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब उन्होंने लोगों से पूछा कि आप ये ईंटें जो वो कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये हम खुदाई करके यहाँ से निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे जब इन्होंने खुदाई स्टार्ट की तो कुछ समय के बाद इन्होंने चीज़ें वहाँ से निकाली, लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं हो सकी। तो इसके बाद फिर जो आगे खुदाई हुई वो 1856 में हुई ब्रंटन बधू, जिसमें उन्होंने जो ब्रंटन बधू थे वो उन्होंने क्या किया, हड़प्पा की खुदाई में जैसे कि लाहौर और कराची के बीच में उन्होंने रेल लाइन जो बिछाई थी। इसके बारे में हम लोग एनसीईआरटी के आगे देखेंगे टॉपिक। रेल लाइन बिछा रहे थे तो उसमें उन्होंने ईंटों का जो हड़प्पा की ईंटें थी उनको इस्तेमाल किया रेल लाइन बिछाने के लिए। इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ थे एवं भूमध्य सागरी थे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे इस सभ्यता के बारे में लोगों ने विचार दिए हैं, तो लेकिन हम लोगों ने वही देखना जो हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस सभ्यता की जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ थे, भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता, इसे सैंधव सभ्यता और नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और इसे ये नगरीय सभ्यता थी दोस्तों सिंधु सभ्यता, और इसे
इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम पार्ट जो था वो सरस्वती नदी के किनारे था। लेकिन इस समय अभी उसके सही तरीके से प्रमाण नहीं मिले, लेकिन मैक्सिमम ऐसे था कि वहां पे सरस्वती नदी बहती थी, तो इसलिए इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इन नामों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लेना है और कंफ्यूज नहीं होना है। हड़प्पा से स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्वास्तिक चिन्ह कैसे होता है, हमारे पास ऐसे होता है, तो वहां पे उसमें पूजा पाठ करते होंगे तो इस तरह के चिन्ह मिले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मंदिरों के वहां पे किसी भी प्रकार के नामो निशान नहीं मिले हैं। वहां पे मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मैक्सिमम जो हमारे वहाँ जब खुदाई हुई है तो वहां पे देखा गया है कि उस समय का जो समाज था वो मात्र सकारात्मक था, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो इस समय का जो हमारा इंडिया का अगर आप लोग देखें तो पुरुष प्रधान ही चलता है। लेकिन उस समय जो था वो जो औरतें थी उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो वहाँ पे माता की पूजा की जाती थी, मातृ देवी था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पास एनसीईआरटी की, जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रंटन बधू जो 1856 में उन्होंने खुदाई की थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब हड़प्पा की कहानी क्या थी, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, दोस्तों ये पंजाब है, आप लोग देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान और उसमें इंडिया एक ही था। तो इस काम में जुटे हुए इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला, और जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। दोस्तों वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उसमें उन्हें हड़प्पा मिला, हड़प्पा नामक स्थान मिला, वहां से उन्होंने ईंटें उठाई। उनको लगा कि इससे रेलवे लाइनें जो अच्छी तरीके से जो बनाई जा सकती हैं। उन्होंने बहुत सारी ईंटों को उखाड़ के ले गए वो, और उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। जो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां की जो इमारतें थी वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गई, क्योंकि ईंटें निकाल के ले गए थे। दोस्तों लगभग 80 साल पहले पुरातत्व ने इस स्थल को ढूंढा था, तब पता चला था कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरस्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। दोस्तों इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हो गया था। तो ये एनसीईआरटी का था। अब हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का दूसरा भी देख लेते हैं, जो कि +2 किताब से लिया गया है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए अब जब मैंने पहले आपको बताया था संस्कृति के बारे में, पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र कालखंड से समृद्ध होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि जो संस्कृति शब्द है ये कहाँ पे प्रयोग होता है, कि जो हमारे प्राचीन समय में जो वस्तुएं होती थी वो ग्रुप में होती थी और एक विशिष्ट शैली की होती थी, सामान्य एक साथ और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र कालखंड में वो रहती थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें पूरा वस्तुएं जो मिली हैं, जैसे कि मोहरे, मनके, बाट, फलक और पक्की ईंटें वहाँ से मिली हैं। ये अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात जैसे के क्षेत्रों में मिली है। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा एनसीईआरटी में जो समय बताया गया है वो 2600 से लेके 1900 ईस्वी के बीच में बताया हुआ है। बीसी, मैंने बीसी के बारे में आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि उसमें मनके, बाट, फलक किस तरह के होते थे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, समय निदान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे रेडियो कार्बन C14 में जो इसका समय बताया सिंधु घाटी सभ्यता का, वो 2350 से लेके 1750 के बीच में बताया। दोस्तों रेडियो कार्बन 14 के माध्यम से चेक किया जाता है कि ये वस्तु जो किस समय की होगी, उसका समय निर्धारण किया जाता है। तो इस चीज को आप लोगों ने नहीं भूलना है। जॉन मार्शल ने भी खुदाई की थी, तो जॉन मार्शल के अनुसार जो उन्होंने समय बताया था वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3250 BC से लेके 2750 BC के बीच में बताया हुआ है। दोस्तों लूसेंट की बुक में जो बताया हुआ है, जैसे कि मैक्सिमम लोगों के पास लूसेंट बुक होती है, तो उसमें 2400 से लेके 1700 के बीच में बताया गया। दोस्तों माधव स्वरूप, इन्होंने भी समय का निर्धारण किया गया है, तो इन्होंने जो समय बताया है वो 3500 से लेके 2700 के बीच में बताया। एनसीईआरटी की किताब में अगर आप लोग देखें तो 2600 से लेके 1900 के बीच में बताया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे हमने समय निर्धारण के बारे में देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में बहुत सारी खोजें हुई, और दोस्तों यहाँ पे जो इसके सबसे ज़्यादा जो स्थान खोजे गए वो गुजरात में खोजे गए। दोस्तों लोथल इसका प्रमुख बंदरगाह था। अगर आप लोग देखें सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था, प्रमुख था। क्यों था? बंदरगाह किसे कहा जाता है? दोस्तों बंदरगाह उसे कहा जाता है जहाँ पे सामान को चढ़ाया और उतारा जाता है, क्योंकि लोथल को देखें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जो बंदरगाह के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थे। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया, इसका डायग्राम भी हम लोग आगे देखेंगे। सैंदव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 ही बड़े नगरों को संज्ञा दी गई है, जैसे कि आपके पास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया, तो हड़प्पा हो गया, फिर आपके पास यहाँ पे कालीबंगन हो गया। इस तरह से 6 नगरों को जो अब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थल थे 1500 के करीब यहाँ पे स्थल जो अब खोजे जा रहे हैं और अभी भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन 6 स्थल जो थे उनको प्रमुख परिपक्व अवस्था
और उनको मेन जो थे वो बताए गए थे। दोस्तों ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि उसमें ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो कालीबंगन कहाँ पे? कालीबंगन राजस्थान में है। तो ये जो सभ्यता थी ये काफ़ी बड़ी थी दोस्तों। ये अप्रोक्सीमेट 13 लाख के करीब फैली हुई थी। और अगर इसकी आप शेप देखें तो दोस्तों इसकी जो शेप थी वो त्रिभुजाकार थी। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस तरह से था? वो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी दोस्तों। उसमें वो अपने जो इमोशन होते थे वो चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे दोस्तों। ये जो लिपि थी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे उर्दू लिखा जाता है इस तरह से दाएं से बाईं ओर, लेफ्ट ये है राइट ये है, तो यहां से वो इस तरफ लिखा जाता था। लेकिन जब लेख जो होते थे वो काफी ज्यादा होते थे, काफी ज्यादा पंक्तियों में होते थे, तो फिर ये क्या करते थे दाएं से बाएं की ओर भी लिख देते थे। तो इसलिए आपने यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थान है। यहाँ पे आप लोगों के पास मैप दिखाई दे रहा है दोस्तों। मांडा अगर आप लोग देखें तो मांडा आपके पास जम्मू कश्मीर में है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है। इसके बाद अगर आप लोग देखें, इसके बाद आपके पास यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो मेन स्थल थे सूतकांगेडोर, मोहनजोदड़ो जो मैंने अभी आपको बताया, चुनहुदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा और राखीगढ़ी, लोथल, धोलावीरा और रंगपुर। दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपके पास सिंधु नदी है इसकी जो सहायक नदी है, जैसे आप झेलम देख रहे हैं, चिनाब देख रहे हैं, रावी नदी देख रहे हैं, तो जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे था। तो इस चीज को आप लोगों ने देख लेना है दोस्तों। यहाँ पे कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है, तो वो है रावी नदी के किनारे। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्थल थे यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो विस्तार था वो कहाँ से लेके कहाँ तक था। जैसे आपके पास ये ईस्ट है, ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, और ये सॉरी यहाँ फिर से एक बार बता देते हैं, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये आपके पास पूर्व है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दोस्तों नॉर्थ में आपके पास मांदा, जे.एंड.के तक ये फैला हुआ था, और पूर्व में देखें तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और इस तरफ आप लोग देखें सूतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में है, और इस तरफ अगर आप लोग देखें साउथ में देखें तो दामियाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से इसका विस्तार था जो अप्रोक्सीमेट 13 लाख के करीब था। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया गुजरात के बारे में, धोलावीरा के बारे में बताया। धोलावीरा आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कहाँ पे है, ये है आपका गुजरात में हड़प्पा कलीन स्थल। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कच्छ के इलाके में खद्र बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था दोस्तों। यहाँ पे साफ पानी था, जमीन भी काफी ज्यादा उपजाऊ थी, और इस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को 2 भागों में विभक्त किया है। धोलावीरा जो नगर था उसे 3 भागों में विभक्त किया गया। तो यहाँ पे स्पेशल हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है कि धोलावीरा को कितने भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों इसको 3 भागों में विभक्त किया गया। इसके हर हिस्से के चारों तरफ जो थी वो ईंटें लगाई गई थी, पत्थरों से इसको बनाया गया था। इसके अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया है दोस्तों। इन अभिलेखों को सभ्यता लकड़ी में जड़ा था। ये अनोखा अवशेष था। आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी वस्तुओं से बने हुए थे दोस्तों। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा ही स्थान था। यहाँ कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। मैंने आपको पहले बताया कि लोथल कहाँ पे है, लोथल गुजरात में है। क्यों है, किस नदी के किनारे है दोस्तों? ये साबरमती नदी के किनारे, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि यहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थरों, शंखों, धातुओं बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भंडार गृह कहाँ पे है, तो वो लोथल में। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन और मुहरबंदी क्या होती है, जो गीली मिट्टी पर दबाने से बनती है, उनकी छाप जो होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि पोस्ट ऑफिस में जब आप किसी चीज को सेंड करते हैं कहीं, तो वहां पे क्या करते हैं, वो मोहर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये जो लोथल था ये बंदरगाह था, और ये बड़ा तालाब लोथल के बंदरगाह रहा होगा, और यहाँ समुद्र से आने वाले नावें रुकती होंगी, और यहाँ पर से माल जो वो था वो चढ़ाया और उतारा जाता था। तो आप लोग डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं कि लोथल का बंदरगाह है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य फसल थी वो क्या थी, गेहूं और जौ था। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे दोस्तों। जैसे कि हम लोग कभी दाम वगैरह होती है तो उसके बाद हमें मीठा दिया जाता है, उसी प्रकार से जब यहाँ पे विशेष आयोजन किए जाते थे तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे दोस्तों। उस समय पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति भी थी। तो इन चीजों को आप लोगों ने याद कर लेना है।
दोस्तों यहाँ पे आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? दोस्तों आग में जो पकी हुई मिट्टी थी उसे टेराकोटा कहा जाता था। और उस समय तौल की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में भी थी। और दोस्तों उसमें वस्तु विनिमय भी किया जाता था। वस्तु विनिमय क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु जो थी वो चेंज करनी। जैसे कि आप लोग मान लो किसी को कोई बुक देते हैं तो उसके बदले में ही आप दूसरी बुक लेते हैं। तो ऐसा नहीं था कि जैसे पैसे देते हैं आप उनसे बुक लेते हैं, तो उसमें वस्तु के बदले वस्तु का भी था। और दोस्तों वृक्ष पूजा उसमें काफी ज्यादा की जाती थी। शिव की पूजा भी की जाती थी। सूर्य की उपासना भी की जाती थी। दोस्तों जैसे कि आज के समय में आप लोग देखें तो यातायात के बहुत सारे साधन हैं। तो उस समय यातायात के जो साधन थे वो क्या थे? बैलगाड़ी थी और भैंसा गाड़ी थी। ये 2 पहिए की वाली भी होती थी और 4 पहिए वाली भी होती थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। वो क्या है? कांस्य की है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो कांस्य की होने की वजह से इसे ब्रॉन्ज एज में रखा गया है। अब हम यहां पर देख लेते हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया है। इन नगरों में से कई को 2 भागों 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया था। जैसे कि हमने धोलावीरा को देखा, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग को छोटा था, जो उसका जो जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास क्या ईस्ट है या आपके पास वेस्ट है। तो ये जो हमारे पास पार्ट था, वेस्ट वाला जो पार्ट था ये छोटा था, लेकिन ये ऊंचाई पर बना हुआ था। और जो पूर्वी पार्ट था, जैसे ये वाला पार्ट था, ये हमारे पास क्या था? निचला भाग था, ऐसे था ये। तो ये ऊंचा था और ये निचला था। तो जो ऊपर वाला भाग था, जैसे कि वेस्ट की बात करें तो ये इसे क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग कहा जाता था। और जो निचला हिस्सा था उसे क्या कहा जाता था? निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि ये आज भी टिकी हुई हैं। दोस्तों कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग देखें तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा? महान स्नानागार। और दोस्तों मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी मिला है। तो इसे भी आप लोग याद रख लें। जो स्नानागार था वो ईंट और प्लास्टर से बना हुआ था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर और चारकोल का भी वहां पे इस्तेमाल किया गया था। कालीबंगा से और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। यह संपदा यज्ञ किए गए होंगे। दोस्तों उसमें यज्ञ वगैरह भी होते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है इनको जुड़वा बहनें भी कहा गया है। तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लें। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो एनसीईआरटी की किताब है, इसमें क्या बोला गया। दोस्तों उस समय खुदाई कर रहे थे, जैसे दयाराम साहनी थे और इन्होंने हड़प्पा की खोज की। जब इन्होंने हड़प्पा की खोज की तो इन्होंने वहां पे मोहरे वगैरह भी खोजी। उसी समय राखलदास बनर्जी जो कि 1922 में इन्होंने भी खोजे की। कौन सी खोजी की? इन्होंने मोहनजोदड़ो से मोहरों की खोजी की। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये दोनों संस्कृति एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रही है। दोस्तों इन्हीं की खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उस समय जो डायरेक्टर थे वो जॉन मार्शल थे और उन्होंने पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। तो यहाँ पे एक किताब देख लेते हैं। एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को यहां पाया था, उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरस्थलों में कुछ उत्खननों से हड़प्पा पुरस्थलों पर मिली मोहरें जैसी परतब तक पहचानी ना जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली और यह भी मेसोपोटामिया के समकालीन थी। मैंने पहले बता दी कि जैसे कि इंडिया में उस समय हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, तो उसके समकालीन बहुत सारी सभ्यताएं चल रही थी, जैसे मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यताएं। तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्य वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन काल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों हड़प्पा में शवों को दफनाने, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हिंदू और मुस्लिम धर्मों में ऐसा है कि मुस्लिम में जो शव होते हैं उनको दफनाया जाता है और हिंदुओं में शव को जलाया जाता है। तो उस समय जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय क्या था? शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया था। उस समय के जो लोग थे काफी ज्यादा डेवलप थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से रखी हुई थी। घरों के जो दरवाजे थे और जो खिड़कियां थी वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे, वो पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल जो लोथल नगर के जो घर थे उनके जो दरवाजे होते थे वो मेन सड़क की तरफ खुलते थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं और कुछ दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं। तो अगर आप लोग देखें जो आपके पास लोथल नगर के जो घर थे उसमें दरवाजे आगे की तरफ खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे।
रंगपुर में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती का प्रमाण भी मिलता है। दोस्तों चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। वहां पे अग्नि पूजा का भी साक्ष्य मिला, मैंने पहले बता दिया है कि वहां पे यज्ञ वगैरह किए जाते थे। तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए बहुत ज्यादा विशेष पूजनीय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाला सांड जो था उसकी काफी पूजा की जाती थी। दोस्तों जैसे आजकल मनोरंजन के बहुत सारे साधन थे, तो उस समय जो मनोरंजन के साधन थे जैसे कि मछली पकड़ना, शिकार खेलते थे, वो पशुओं को आपस में लड़ते थे, पासा खेलते थे, इन सभी साधनों का वो प्रयोग करते थे। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस समय के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, उनको लोहे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया, और कॉटन को क्या कहा जाता है ग्रीक भाषा में? सिंडोन। तो इस चीज को भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो अर्बन सभ्यता में आती है, वो प्राइमरी अर्बन सभ्यता में आती है। तो इस चीज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, उनको तलवार के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। दोस्तों कालीबंगन का केवल मतलब पूछ लेते हैं, जैसे कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल था, इसका जो निचला शहर था, जो मैंने अभी आपको बता दिया, इसका निचला शहर जो था वो सामान्य लोगों के लिए था और जो किले से गिरा हुआ होता था। तो मैंने एनसीईआरटी की किताब में आपको बता दिया। तोल की इकाई मैंने आपको बता दी कि 16 के अनुपात में थी, तो ये मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे देख लीजिए जो मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला वो किस तरह से है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं कितना सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने वहां पे बनाया हुआ है। लेकिन अभी ये जो है वो खंडहरों में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसकी डायग्राम देख लिया है। फिर उस समय जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था वो भी आप लोग देख लें कि किस तरह की ईंटों का प्रयोग किया जाता था उसमें। तो यहाँ पे हड़प्पा के नगरों में ईंटों की जो चुनाई होती थी, तो आप लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उस चीज़ को। तो कितनी मजबूत ईंटें थी, क्या उस समय के लोग इतने डेवलप हो चुके थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना हुआ ये नाला और इसमें एक कुआं। तो किस तरह की सड़कें थी ये आप लोग यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। कुआं भी था। तो उस समय के लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे, काफ़ी उनके सोच जो थी काफ़ी डीप थी। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। दोस्तों हड़प्पा पाकिस्तान में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, और ये रावी नदी के किनारे, मैंने आपको डायग्राम में बताया था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हड़प्पा ये है, और ये कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे है। सिंधु घाटी की जो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक नदियां हैं। मोहनजोदड़ो आपके पास यहाँ पे है, चनहुदुड़ आपके पास यहाँ पे है, और सूतकांगेडोर, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थल है। लोथल आपके पास योगी गुजरात में है, धोलावीरा आप लोगों ने देख लिया है। तो इस तरह से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से भी देख लिया। अब दूसरी बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे है, और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये स्थल भी कहाँ पे है? ये भी पाकिस्तान में है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो ये है, और हड़प्पा कहाँ पे है? वो यहाँ पे है। तो मोहनजोदड़ो का अगर देख लेंगे तो यहाँ पे नदियों का भी देख सकते हैं आप लोग, सिंधु नदी और यहाँ पे रावी नदी है। और इसके बाद देख लेते हैं चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज गोपाल मजूमदार 1931 में की थी, जो कि पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो कहाँ पे? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों चनहुदड़ो आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मोहनजोदड़ो आपके पास यहाँ पे है, हड़प्पा आपके पास यहाँ पे है, और ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सूतकांगेडोर ये दाशक नदी के किनारे हैं, और इसकी खोज ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स ने की थी 1927 और 1962 में की गई थी, जो कि पाकिस्तान में है। और दोस्तों यहाँ पे कालीबंगन गग्गर नदी के किनारे है। गग्गर नदी जो था वो सरस्वती नदी को अभी के समय में इसको गग्गर नदी कहा जाता है। दोस्तों इसकी खोज जो की थी बीबी लाल के द्वारा और बीके थापर के द्वारा की गई थी, और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। इसकी खोज कब हुई थी? 1953 में। दोस्तों जैसे हमारे पास लास्ट का बचा है लोथल। दोस्तों लोथल जो था वो बोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी 1955 में, 1962 में, और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। सूतकांगेडोर आपके पास यहाँ पे है, मोहनजोदड़ो आपके पास यहाँ पे है, सिंध नदी आपके पास यहाँ पे है, हड़प्पा आपके पास रावी नदी के किनारे है, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है, कालीबंगन जिसका मतलब है काली चूड़ियाँ और जो कि राजस्थान में है, राखीगढ़ी के बारे में पढ़ लिया, बनावली के बारे में पढ़े, चनहुदड़ो इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया।
धोलावीरा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। लोथल गुजरात में है, रंगपुर के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से पढ़ा है और ये मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।